चलिए, गुड इवनिंग बेटा सभी बच्चों को। गुड इवनिंग। आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे, होने भी चाहिए। ठीक है, हम लोगों ने बेटा पहला चैप्टर स्टार्ट कर लिया था। पहला चैप्टर हम लोगों का स्टार्ट हो चुका था, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी स्टैट्स का फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। आई होप आप सभी को उस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। मीनिंग हमने पढ़ ली थी स्टैटिस्टिक्स की, और स्टैट्स पर लोग भरोसा क्यों नहीं करते थे, इसकी भी बातें हम लोगों ने कर ली थी। अब स्टैट्स के बारे में हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। स्टैटिस्टिक्स, बेटा स्टैटिस्टिक्स के फीचर्स की बात करेंगे। स्टैटिस्टिक्स के फीचर्स की बात करेंगे कि स्टैट्स के फीचर्स क्या होते हैं, और फीचर्स हमेशा एग्जाम में प्लूरल वाले लिखकर आने। स्टैटिस्टिक्स के फीचर्स क्या होते हैं? स्टैटिस्टिक्स के जो फीचर होते हैं वो होते हैं एग्रीगेट, यानी स्टैट्स किसमें डील करती है? सबसे पहले बात करें एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? टोटल। स्टैट्स हमेशा टोटल में डील करती है बेटा। अगर मैं बात करूं, मैंने पूछा बेटा आपका वेट कितना है, मैंने बोला निखिल बेटा आपका वेट कितना है, आपने कहा सर मेरा 60 किलो वजन है फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने कहा मैं आपके वेट का करूं क्या? मैं आपके वेट का करूं क्या? क्योंकि आपके वेट से स्टैट्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपका भी वेट लूं, आपके भाई का वेट लूं, आपकी क्लास में जितने फ्रेंड है उनका वेट लूं, अपना वेट लूं, तभी तो कंपैरिजन होगा। एक इंडिविजुअल, यानी स्टैटिस्टिक्स इंडिविजुअल में डील नहीं करती। स्टैटिस्टिक्स हमेशा टोटल में डील करती है। स्टैट्स हमेशा किस में डील करती है बेटा? स्टैट्स हमेशा टोटल में डील करती है। किस में डील करती है? टोटल में डील करती है। क्लियर है? क्लियर हुआ बेटा यहां तक? दूसरा, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, मैंने बोला बेटा आप बहुत ईमानदार हो, बहुत होनेस्ट हो, बहुत सुंदर हो और बहुत हेल्दी हो, तो बेटा इस चीज को हम स्टैटिस्टिक्स में डील नहीं कर सकते। इस चीज को हम स्टैटिस्टिक्स में डील नहीं कर सकते। स्टैट्स में हमेशा किसकी डीलिंग होती है बेटा? स्टैट्स में हमेशा न्यूमेरिकल फिगर्स की डील होती है। किसकी डील होती है? न्यूमेरिकल फिगर्स की डील होती है। किसकी डील होगी बेटा? न्यूमेरिकल फिगर्स की डील होगी। क्लियर है यहां तक? बोलिए बेटा यहां तक बात क्लियर है? थर्ड वन, प्लेस in relation to each other। इन शॉर्ट अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बात कर रहा है कंपैरिजन की। किसकी बात कर रहा है? कंपैरिजन। बेटा मैंने आपकी हाइट ले ली, मैंने आपकी हाइट ले ली, किसी और का वेट ले लिया, किसी और का वेट ले लिया, आपकी हाइट ले ली, और किसी और बंदे के मैंने 10th के मार्क्स ले लिए। क्या इन तीनों चीजों को कंपेयर किया जा सकता है? किसी बंदे के मार्क्स ले रहा हूं, किसी बंदे की हाइट ले रहा हूं, और किसी तीसरे बंदे की मैं वेट ले रहा हूं। क्या तीनों चीजों को कंपेयर किया जा सकता है? क्या तीनों चीजों को कंपेयर किया जा सकता है? आंसर इज नो। तो बेटा स्टैटिस्टिक्स में हमेशा उन्हीं चीज की डीलिंग होंगी जिनकी कंपैरिजन हो। अगर मैं वेट ले रहा हूं तो सबका वेट लूं, अगर मैं हाइट ले रहा हूं तो सबकी हाइट लूं। तो पहला क्या हो गया? स्टैटिस्टिक्स टोटल में डील करती है, स्टैटिस्टिक्स न्यूमेरिकली एक्सप्रेस है, और स्टैटिस्टिक्स में कंपैरिजन होता है। ठीक, अगला बेटा, अगला देखिएगा, कलेक्टेड विथ रीजनेबल एक्यूरेसी। कलेक्टेड विथ रीजनेबल एक्यूरेसी,
यानी स्टैट्स का जो डाटा है जो कलेक्ट किया जाता है वो तरीके से बेटा रीजनेबल डाटा लेंगे, गलत डाटा नहीं लेंगे। कल हम डिस्कस में भी बात कर रहे थे, डाटा हमेशा कौन सा लेना है, डाटा हमेशा कौन सा लेंगे, रीजनेबल डाटा, अच्छा डाटा। रीजनेबल बोले तो कि जिस पर भरोसा किया जा सके, ऐसे डाटा को हमें लेना है। कलेक्टेड फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस, कलेक्टेड फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस। अब मान लो बेटा मैं आपकी क्लास का डाटा इकट्ठा कर रहा हूं, मान लो मैं आपकी क्लास के बच्चों के मार्क्स इकट्ठे कर रहा हूं। क्यों इकट्ठे कर रहा हूंगा, क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालनी होगी। भैया जो भी स्टैट्स का डाटा इकट्ठा होगा वो इसलिए इकट्ठा होगा क्योंकि मैंने पहले ही कुछ ना कुछ डिसीजन ले रखे होंगे। ऐसा तो है नहीं भाई मेरा मूड था, मेरा मन था डाटा इकट्ठा करने का। भैया आपके मन से स्टैट्स नहीं चलेगी। स्टैट्स का डाटा जो आप कलेक्ट करते हो उसके पीछे आपका कुछ ना कुछ मोटिव होना जरूरी है। ठीक है, ठीक है सर। सिक्स्थ, collected in systematic manner, collected in systematic manner, यानी स्टैट्स के डाटा को तरीके से कलेक्ट किया जाना चाहिए, कोई गलत ना हो। क्योंकि हमने कल भी पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स क्या है बेटा, साइंस है, और साइंस में सारे डाटा क्या होते हैं, सिस्टमैटिकली कलेक्ट होते हैं, सीक्वेंस वाइज कलेक्ट होते हैं। तो ये 6 फीचर कर लीजिएगा, वैसे मैंने बहुत सारे दे रखे हैं नोट्स में, लेकिन 6 प्यारे हैं। सबसे पहले टोटल में डील करती है, नंबर्स में डील करती है, कंपैरिजन यानी प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर, हर एक के रिलेशन में रखना जरूरी है। अगर एक का वेट लिया दूसरे का भी वेट लेना पड़ेगा। उसके बाद कलेक्टेड विथ रीजनेबल एक्यूरेसी, कलेक्टेड फॉर किसके लिए कराया जाता है, प्रीडिटरमाइंड पर्पस के लिए, और कलेक्टेड in systematic manner, collected with reasonable accuracy, collected for predetermined purpose, collected in systematic manner। तो बेटा टोटल कितनी हो गई, 6 फीचर हो गए किसके, स्टैटिस्टिक्स के। कितने फीचर हो गए स्टैटिस्टिक्स के, 6 फीचर हो गए। यहां तक बताइए बेटा, यहां तक कोई दिक्कत हो, यहां तक कोई दिक्कत हो बेटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी टोटल में डील करती है, नंबर्स में डील करती है, एक दूसरे वेरिएबल के साथ संबंध होता है, रिलेशनशिप होती है, कंपैरिजन होता है। दूसरे की बात करूं मैं, कलेक्ट की जाती है किस लिए, रीजनेबल ढंग का डाटा कलेक्ट करना है, सही डाटा कलेक्ट करना है। और कलेक्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि डाटा हमारा पहले से प्रीडिटरमाइन होता है। अगला, कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर, तरीके से डाटा को कलेक्ट करना है, तरीके से डाटा को कलेक्ट करना है। अब ये फीचर हमने बताए, ये किसके थे बेटा, प्रूलर के। अब फीचर हम बात करेंगे सिंगुलर के। सिंगुलर के, इसे मैं फीचर ना कहकर कायदे में स्टेजेस कहता हूं। कायदे में मैं इसको क्या कहता हूं, स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द फीचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स या स्टेट द फीचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, आप हमेशा प्रूलर वाले ही लिखकर आएंगे। मैं पहले भी कह रहा हूं, अगर एग्जाम में फीचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स आया तो आप कौन सा लिखकर आएंगे बेटा, प्रूलर वाला लिखकर आएंगे। कौन सा लिखेंगे, प्रूलर वाला लिखकर आएंगे। अब बात करते हैं बेटा हम लोग स्टेजेस की। स्टैट्स में कितनी स्टेज होती है, कहने को ये फीचर है लेकिन मैं इनको स्टेजेस ही मानता हूं बेटा। पहली स्टेज है स्टैट्स में, सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा। मान लो मैंने आपकी क्लास के बच्चों के मार्क्स कलेक्ट कर लिए, तो स्टैट्स का पहला जो स्टेज होगी दैट इज कलेक्शन ऑफ डाटा। दूसरा, जब डाटा कलेक्ट कर लिया उसको ऑर्गेनाइजेशन करूंगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। यानी सबसे पहले डाटा को कलेक्ट करना, फिर डाटा को तरीके से लगाना। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है क्लासिफिकेशन।
यानी डाटा को मैं क्लासिफाई करूंगा, छोटे से बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, जो भी डाटा होगा उसको अरेंज करूंगा। कलेक्शन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसके बाद प्रेजेंटेशन। उस डाटा को क्या करूंगा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी डाटा को मैं सजाऊंगा, उसका हिस्टोग्राम बनाना है, बार डायग्राम बनाना है, पाई डायग्राम बनाना है, यानी डाटा कलेक्ट करने के बाद उसे तरीके से लगाने के बाद उसे मैं डायग्राम में प्रेजेंट करूंगा। उसके बाद उस डाटा को मैं एनालाइज करूंगा, एनालिसिस ऑफ डाटा, यानी देखूंगा कि डाटा सही भी है या नहीं है। डाटा सही होने के बाद उस डाटा का मैं क्या निकाल दूंगा बेटा, कंक्लूजन, उसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, यानी लास्ट में मैं उसमें क्या दे दूंगा बेटा, कंक्लूजन भी दे दूंगा। तो स्टेज जो स्टैटिस्टिक्स होती है उसकी स्टेजेस कितनी होती है, 5। पहली कौन सी है बेटा, कलेक्शन ऑफ डाटा, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, तीसरी प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। कितनी स्टेज है बेटा, टोटल मिलाकर 5 स्टेज हैं। और बेटा जो नेक्स्ट चैप्टर, ये चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे हम, चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे, और इसके बाद के जितने भी चैप्टर्स हैं वो एनालिसिस है। इंटरप्रिटेशन आपके सिलेबस में नहीं है, इंटरप्रिटेशन जो होता है स्टैटिस्टिक्स का, उसका डिटेल एनालिसिस आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन जब आपसे पूछा जाए स्टेज कितनी होती है तो स्टेज 5 लिख कर आएंगे, इसके बारे में डिटेल एनालिसिस आपका नहीं है। जितने भी न्यूमेरिकल चैप्टर हम स्टैट्स में पढ़ेंगे उसमें क्या कर रहे होंगे हम लोग, एनालिसिस कर रहे होंगे। एनालिसिस क्या होता है, न्यूमेरिकल ही होता है। दोबारा देख लीजिए एक बार, फीचर हमने पढ़े थे, 2 तरह के सेंस होते हैं, एक प्लूरल सेंस होता है, एक सिंगुलर सेंस होता है। जब भी एग्जाम में आए और बोला जाए कि फीचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स बचाओ, तो बच्चे क्या करते हैं, ये आसान होते हैं, 5 याद कर लेते हैं, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब बच्चा ये लिख के आया था, टीचर नंबर काट लेती है। जब भी फीचर बोला जाए तो फीचर कौन से लिख कर आएंगे आप, हमेशा प्लूरल वाले। फीचर में बात करूं तो एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, टोटल में डील करती है, यानी स्टैटिस्टिक्स किस में डील करती है, टोटल में, इंडिविजुअल में डील नहीं करती। मैंने अभी बताया कि मान लो मैंने बोला बेटा आपका वेट कितना, आपने बोला सर 50 किलो, मैंने क्या करूं मैं आपके वेट का, क्या सिंगल डाटा को स्टैटिस्टिक्स में प्रेजेंट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। आपका वेट लिया, आपके पापा का वेट लिया, मम्मी का वेट लिया, भाई का वेट लिया, दीदी का वेट लिया, तब जाकर मैं क्या कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं। यानी स्टैटिस्टिक्स कभी भी एक इंडिविजुअल में डील नहीं करेगी, हमेशा किस में डील करेगी, एग्रीगेट। स्टैट्स में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती बेटा, स्टैट्स में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती, हेडिंग याद करनी स्टैट्स में, माइक्रो में एक्सप्लेन करना है आपको, स्टैट्स में हेडिंग याद हो जाए बेटर है। दूसरा न्यूमेरिकल, आप होनेस्ट हैं, यानी नंबर्स में बात करती है, आप होनेस्ट है, ईमानदार है, अच्छे इंसान है, गोरे इंसान है, मोटे इंसान है, पतले इंसान है, इस चीज को स्टैटिस्टिक्स रिकॉर्ड नहीं करती। स्टैट्स किसको रिकॉर्ड करती है, सिर्फ नंबर्स को। दूसरा, प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर, आपका वेट ले लिया, मैंने अपनी हाइट ले ली, और मान लो ऑनलाइन क्लास में से किसी बच्चे का मैंने क्या कहते हैं 10th के मार्क्स ले लिए, क्या इन तीनों चीजों को कंपेयर किया जा सकता है? आपकी हाइट है, मेरा वेट है और इनके मार्क्स हैं, नहीं। तो भैया जो भी हम लेंगे वो प्लेस एक दूसरे के रिलेशन में होना चाहिए। अगर मैंने आपका वेट लिया तो अपना भी कितना लूं, वेट, ऑनलाइन वाले बच्चों का भी क्या लूं, वेट, तो तभी तो कंपैरिजन होगा। तो कंपैरिजन, जो भी डाटा कलेक्ट होगा तरीके से, सही डाटा, करेक्ट डाटा इकट्ठा करना हमें। कौन सा डाटा इकट्ठा करना है, करेक्ट, रीजनेबल एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेट डाटा। कलेक्टेड फॉर, जो भी डाटा था उसका पर्पस आपने पहले बता दिया होगा लोगों को, या बाद में बताएंगे पर्पस। मान लो आपके स्कूल वाले एग्जाम ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं स्कूल वाले एग्जाम, ताकि उनकी परसेंटेज पता लग सके, परफॉर्मेंस पता लग सके बच्चों की। तो ये पर्पस जो था स्कूल वालों का, ये पर्पस पहले से था या बाद में बना? बेटा एग्जाम ले रहे हैं तो पर्पस तो पहले बन गया होगा ना। एग्जाम ले लिया उसके बाद पर्पस बनाऊंगा, बेटा ऑब्जेक्टिव क्या रहा होगा, ऑब्जेक्टिव तो पहले हो गया होगा। तो प्री डिटरमाइन मतलब पहले, यानी पहले, ये भी ऑब्जेक्टिव आपके वो क्या हो जाने चाहिए, पहले।
और सिस्टमैटिक मैनर मतलब तरीके से, तरीके यानी डाटा क्या होना चाहिए, तरीके से इकट्ठा होना चाहिए। दो फीचर्स हैं बेटा, इन दोनों फीचर को उतारिए बेटा जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। दोनों फीचर को उतारिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बेटा, आई होप हो गया होगा क्लियर आपको, स्टेजेस हो गई हैं। अब हम बात करेंगे बेटा फंक्शंस की। स्टैट्स के फीचर हमने पढ़ लिए, अब बात करते हैं बेटा कुछ फंक्शंस की। सबसे पहले बात करेंगे कुछ फंक्शन क्या काम धंधे करते हैं। कुछ स्कूल में बेटा फंक्शन पढ़ाए नहीं जाते हैं, जिनके स्कूल में फंक्शन नहीं पढ़ाए जाएंगे वो मत करिएगा, जिनके स्कूल में फंक्शन ना पढ़ा जाए वो ना करिएगा। सुन लीजिए, पता होना चाहिए आपको। स्टैट्स का इस्तेमाल इसलिए किया गया ताकि जो डाटा था उसको क्या किया जा सके, आसान। मान लो मैंने आपको लिख दिया 10, 15, 20, 18, 17, 21, 22, 23। क्या ये डाटा आपको समझ में आ रहा है कुछ? ये अभी तक डाटा क्या है, कॉम्प्लेक्स डाटा है। क्या है, कॉम्प्लेक्स डाटा। लेकिन मैंने लिखा रोल नंबर 1 के मार्क्स आए हैं 17, रोल नंबर 2 के मार्क्स आए हैं 21, रोल नंबर 3 के मार्क्स आए हैं 23 एंड सो ऑन। तो ये डाटा क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। यानी एक कॉम्प्लेक्स डाटा को क्या बना दिया, आसान। पहला क्या हो गया, टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डाटा। यानी जो कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट डाटा, जो समझ में नहीं आ रहा था उसको समझाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, स्टैटिस्टिक्स का। यानी भारी भरकम डाटा को क्या बना देते हैं हम लोग, स्टैट्स क्या बना देती है, सिंपल। यानी प्रेजेंटेशन क्या हो जाती है इसकी, अच्छी हो जाती है, अट्रैक्टिव हो जाती है। उसके बाद प्रेजेंट इन टू प्रेजेंट डाटा इन डेफिनेट फॉर्म। यानी स्टैट्स को प्रेजेंट करने के अलग अलग फॉर्म होते हैं। जैसे मैंने बोला, इस डाटा को मैं पाई डायग्राम में भी बना सकता हूं। डाटा को किसमें प्रेजेंट कर सकते हैं, बार डायग्राम में भी कर सकते हैं। क्लास इंटरवल वाली सीरीज देखी होगी आपने, उसमें भी प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद एक और पढ़ेंगे आप, लोरेंज कर्व। आगे जब चैप्टर चलेगा, लोरेंज कर्व, एक कर्व बनाना सीखेंगे जिसका नाम क्या है, लोरेंज कर्व। यानी डाटा को तरीके से किसी भी चीज में क्या किया जा सकता है, प्रेजेंट किया जा सकता है। ओगिव बना सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं, पॉलीगन सुना होगा आपने। फ्रीक्वेंसी कर्व बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीज हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे। यानी स्टैट्स को प्रेजेंट करने के बहुत सारे फॉर्म हैं। किस डाटा को किस फॉर्म में प्रेजेंट करना, यह भी कौन बताता है, स्टैटिस्टिक्स बताती है। टू मेक कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, या हेल्प इन मेकिंग कंपैरिजन लिख सकते हैं इसको। कंपेयर का मतलब, मान लो आपकी 10th की मार्कशीट थी, जो 10th की मार्कशीट थी, क्या उसमें न्यूमेरिकली डाटा प्रेजेंट नहीं था, मार्क्स नंबर में नहीं दे रखे थे, नंबर में थे, तो नंबर में प्रेजेंट हो रही, तो कौन सा डाटा है, स्टैटिस्टिक्स है। आपकी 11th की मार्कशीट बनी मान लो कोई,
तो 10th की और 11th की मार्कशीट, 11th में भी नंबर्स दिए गए होंगे सब्जेक्ट में, तो 10th की और 11th की मार्कशीट को मैं क्या कर रहा हूं, अब कंपेयर कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? तो ये कौन मदद करता है आपको? स्टैट्स, यानी कंपैरिजन करने में कौन मदद कर रहा है? कैसे पता चलेगा कि आपके मार्क्स ज्यादा आए और मेरे मार्क्स ज्यादा आए? जब मैं क्या करूंगा? कंपेयर करूंगा। आपकी 10th की मार्कशीट और मेरी 10th की मार्कशीट, आपकी 10th की मार्कशीट और मेरी 10th की मार्कशीट, हमें कैसे पता चलेगा कि भैया आपके नंबर ज्यादा हैं या आपके नंबर ज्यादा हैं? बेटा कंपेयर कर कर। और इस कंपैरिजन को कौन करवाता है? स्टैटिस्टिक्स। किसमें मदद होती है? स्टैटिस्टिक्स। फोर्थ, हेल्प इन फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक की जितनी भी पॉलिसीज होती है किसकी मदद से बनती है? इकोनॉमिक्स की जितनी प्लानिंग होती है, या प्लानिंग एंड पॉलिसी, फ्रेमिंग, प्लानिंग एंड पॉलिसी लिख लो, इकोनॉमिक्स का यूज बाद में करा दूंगा। प्लानिंग एंड पॉलिसीज, हमारे देश की सरकार जितनी प्लान बनाती है, पॉलिसी बनाती है, उसका डाटा प्रेजेंट करती होगी, नहीं करती होगी? मान लो 12th के 3 करोड़ लोग, 3 करोड़ बच्चे पेपर देते, तो 3 करोड़ बच्चों का डाटा बना रखा होगा, नहीं बना रखा होगा सीबीएसई ने? तो प्लानिंग कर रखी होगी, नहीं कर रखी होगी? इसका रोल नंबर ये होगा, ये इस वाले रूम में बैठेगा। समझ गए? तो सारी चीज किसमें यूज हो रही है? न्यूमेरिकली। और जब भी न्यूमेरिकल की बात आए तो किसकी बात आती है? स्टैटिस्टिक्स। यानी जितनी भी पॉलिसी बनती है, पॉलिसी के लिए हमें कायदे कानून फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन जो डाटा प्रेजेंट करना पड़ेगा, डाटा किसमें प्रेजेंट करना पड़ता है? मेरे देश में इतनी गरीबी है, मेरे देश में इतने बेरोजगार है, मेरे देश में इतनी नौकरियां हैं, ये जो डाटा दिया जा रहा है किसमें दिया जा रहा है? तो गरीबों के लिए पॉलिसी बनेगी, वो की किसमें बनेगी? न्यूमेरिकली बनेगी, कि गरीबों को इतना पैसा दिया जाएगा, गरीबों को यहां पर नौकरी दी जाएगी, या गरीबों को इतनी नौकरियां दी जाएंगी। तो ये सारी पॉलिसीज किसमें बनती हैं? न्यूमेरिकली। और न्यूमेरिकल आते क्या आ जाता है बेटा? पांचवा, हेल्प इन फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग क्या होता है बेटा? फ्यूचर का, फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर प्रिडिक्ट। आज मौसम 40 डिग्री है, कल बारिश होने की संभावनाएं हैं, कल तापमान 45 डिग्री होने की संभावनाएं हैं। न्यूज में पढ़ा होगा आपने, बहुत बार सुना भी होगा, कल बारिश हो सकती है, कल टेम्परेचर इतना हो सकता है। ये जो सारे एलिमेंट है, ये किसकी मदद से बनते हैं? न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकल मैथ्स के बहुत सारे फॉर्मूले लगते हैं, लेकिन मैथ्स, स्टैट्स इज अ चचेरी बहन ऑफ मैथ्स। तो स्टैट्स निकल के किससे आया? मैथ्स से। तो फोरकास्टिंग भी किसकी मदद से होती है? आज इतना था तो कल इतना होगा। कंपेयर ही तो कर रहा हूं कि पिछले 5 दिन से मौसम ऐसा रहा है, तो छठे दिन का मैं निकाल दूंगा। छठे दिन का मैं क्या लगा लेता हूं? अनुमान लगा लेता हूं कि ये हो सकता है। कभी भी आपने वेदर फोरकास्ट सुना होगा अगर, तो उसमें बोलता है बारिश होने की संभावनाएं। ये कभी नहीं कहता बारिश होगी, वो हमेशा क्या यूज करते हैं? संभावनाएं हैं। कल इतना टेम्परेचर हो सकता है, कभी नहीं कहते कि होगा या बारिश होगी, कभी नहीं कहते। वो सिर्फ क्या लगाते हैं? अनुमान लगाते हैं। और अनुमान किससे लगाएंगे? पास्ट परफॉर्मेंस से। किससे लगाई जाती है? पास्ट परफॉर्मेंस से। उसके बाद स्टैट्स इसलिए भी पढ़ाई जाती है ताकि आपकी नॉलेज को बढ़ाया जा सके, टू इनलार्ज योर नॉलेज। आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, 10th में मैथ्स होता है, मैथ्स से उन्हें क्या लगता है? डर लगता है, वो छोड़ देते हैं मैथ्स, छोड़ दिया मैथ्स। लेकिन न्यूमेरिकल चीजें किस लिए? देखो मैथ्स, मैं बताऊं, बहुत सारे चैप्टर ऐसे होते हैं मैथ्स के जिनका कोई यूज नहीं होता। बहुत सारे ऐसे चैप्टर होंगे, साइन थीटा, उसका थीटा, किसका थीटा, मुझे आज तक समझ में नहीं आया किसका थीटा है वो। प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी, प्रोबेबिलिटी में आता है साइन थीटा कोस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में है, मतलब मैथ्स में ही है। मुझे समझ में नहीं आया कहां यूज होगा साइन थीटा कोस थीटा, पता लगा कहीं कहीं यूज होगा। मैथ्स आपके सीनियर ने भी ली होगी, पता नहीं कहां यूज होगा। मैंने भी, मेरे पास भी मैथ्स थी, कॉमर्स विद मैथ्स था मैं, लेकिन मुझे आज तक पता नहीं लगा कि किसका थीटा और किसका थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, फलाना थीटा, ये चलता रहा बस। उसके बाद भैया मैंने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी पढ़ा। अभी 12th में अगर आप मैथ्स लेंगे तो इंटीग्रेशन डिफरेंट, आलतू फालतू चीज है भैया। चलो कुछ चीज समझ में आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, हाइट एंड डिस्टेंस, ये चीजें समझ में आती हैं। लेकिन कुछ चीजें तो ऐसी जिनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो क्यों डाली गई हैं? ताकि आपके माइंड को क्या करा जा सके। मैथ्स जो सब्जेक्ट है आपके माइंड को क्या करता है? चलाता है डिफरेंट एरियाज में, रिफ्रेश करता है माइंड। थ्योरी पढ़ते पढ़ते आप क्या हो जाते हैं? बोर हो जाते हैं। तो आपको क्या डाल दिया? एक न्यूमेरिकल पार्ट डाल दिया, ताकि आपकी नॉलेज क्या हो सके? बढ़ सके। ठीक, तो आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए काम
किए जाते हैं। तो ये फंक्शंस थे बेटा स्टैट्स के। क्या क्या फंक्शन थे कि कॉम्प्लेक्स डाटा, डिफिकल्ट डाटा को सिंपल डाटा बना देती है कौन? स्टैटिस्टिक्स। दूसरा, हर डाटा को प्रेजेंट करने के क्या इनके पास तरीके हैं। थर्ड वन इज कंपैरिजन करता है। फोर्थ वन इज पॉलिसी और प्लानिंग बनाने में क्या करता है? मदद करता है। फिफ्थ वन इज फोरकास्ट, यानी फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में मदद करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि गारंटी बताता है कि यही होगा, मैं कह रहा हूं कि बताने में क्या करता है? मदद करता है। मान लो अगर मुझे पता लग जाए कल बारिश होने की संभावनाएं हैं, तो मैं प्लान उसके अकॉर्डिंग बनाऊंगा अपने कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और आपकी नॉलेज को भी बढ़ाता है। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस दोनों लिख सकते हैं। टू इनलार्ज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, नॉलेज भी बढ़ाएगा और एक्सपीरियंस। बताइए बेटा, यहां तक दिक्कत है? राजा बेटा यहां तक कोई दिक्कत? अब बताइए, जो हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं वो कौन सा सब्जेक्ट हमारा मेनली? अब ऐसा तो होगा नहीं कि स्टैट्स का आपका अलग पेपर होगा। स्टैट्स का जो पेपर होगा, मेन पेपर क्या है? इकोनॉमिक्स। मेन पेपर क्या है? इकोनॉमिक्स मेन पेपर है। जो पेपर देंगे आप वो किस में देंगे? इकोनॉमिक्स में। तो हम यूजेस बहुत सारे हैं स्टैट्स के, यूजेस बहुत सारे हैं, लेकिन यूजेस हम किस में पढ़ेंगे? सिर्फ स्टैट्स का इकोनॉमिक्स में क्या यूज होता है। बिजनेस में भी यूज होता है स्टैट्स का, साइंस में भी यूज होता है। जो साइंटिस्ट होते हैं वो भी यूज करते हैं, बिजनेसमैन भी यूज करते हैं, जो ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वो भी यूज करते हैं। लेकिन हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? तो हमें तो यूज किसके पढ़ने हैं? इकोनॉमिक्स में स्टैट्स का क्या यूज है। जब किताब की हेडिंग आप पढ़ेंगे, जो बुक्स हैं, अगर मैं सीबीएसई के अकॉर्डिंग बोलूं तो स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स के लिए स्टैटिस्टिक्स। तो हमें यूज भी कौन से पढ़ने हैं? स्टैट्स वाले। कौन से पढ़ने हैं बेटा? स्टैट्स वाले। सबसे पहला, फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉज। इकोनॉमिक के जितने भी कानून हैं, लॉज मतलब क्या होता है? कानून। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, जिन बच्चों ने पढ़ ली अच्छी बात, जिन्होंने नहीं पढ़ी तो उसमें कुछ चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे लॉ। जैसे पहला लॉ है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ऐसे बहुत सारे कानून हैं किसके? इकोनॉमिक्स के। और उन कानूनों को समझाने के लिए न्यूमेरिकल एग्जांपल का क्या ली जाती है? मदद ली जाती है। और जब न्यूमेरिकल की मैं बात करूं तो आंख बंद करके आपको क्या लिख कर आना है? स्टैट्स। तो इकोनॉमिक्स के जितने भी कानून हैं उनको फॉर्मुलेट करने में, बनाने में किसका योगदान है? मैं पढ़ चुका हूं, पहले बोलिया, मैंने पॉलिसी प्लानिंग किसकी मदद से बनती है? स्टैट्स की मदद से। तो इकोनॉमिक्स की जितनी जैसे पॉवर्टी है, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, महंगाई है, गवर्नमेंट बजट है, ये सारे किसके टॉपिक्स हैं? ये सारे टॉपिक किसके? इकोनॉमिक्स के। और इन्हें न्यूमेरिकली प्रेजेंट किया जाता है, इसके कायदे कानून बनाए जाते हैं किसकी मदद से? स्टैट्स की मदद से। क्लियर है बेटा? हां जी। दूसरा, सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब इकोनॉमिक्स की कुछ प्रॉब्लम्स हैं बेटा, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं इकोनॉमिक्स के, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किस चीज, किन लोगों के लिए बनाना है, ये सारी क्या हमारे देश की प्रॉब्लम है। इन तीन प्रॉब्लम की वजह से मुझे क्या पढ़नी पड़ रही है? इकोनॉमिक्स। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। इन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए किसका इस्तेमाल लिया जाता है? स्टैट्स का। ये भी कहां, ये जितनी भी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये सारी कहां पढ़ेंगे आप? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है बेटा? सारी प्रॉब्लम, हाँ सेंट्रल प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। मैं लिख देता हूं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक, कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है। क्लियर है बेटा यहां तक? हां सर। थर्ड, स्टडी डिफरेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, एक तो कानून हो गए, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं इकोनॉमिक्स के। उन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? यानी चाहे इकोनॉमिक्स के कानून हो,
चाहे इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम हो, चाहे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट हो, सारी चीज को समझने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? स्टैट्स का। यानी स्टैट्स का यूज कहां कहां आता है? इकोनॉमिक्स के कानून समझने में, इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम समझने में और इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट को समझने में। उसके बाद बेटा स्टडी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। अब बेटा एक चैप्टर पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। 4 तरह के बाजार होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ मार्केट। आपके सिलेबस में ऐसे होती तो बहुत प्रकार की हैं, लेकिन आपके सिलेबस में कितनी है? 4 टाइप्स, यानी 4 तरह के बाजार। जैसे मैं बात करूं, पैठ देखी होगी आपने, मंगल पैठ लगती है, बुधवार पैठ लगती है, जो पैठ लगती है लोकल मार्केट्स में, तो जनरली क्या बेच रहे हैं सब लोग? पैठ में जनरली क्या बिकता है? सब्जियां बिकती हैं। तो सब के सब क्या बेच रहे हैं? सब्जियां। जनरली तो मार्केट किस लिए लगाई जाती है? जनरली सब्जी के लिए। तो ऐसी मार्केट को बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। क्या बोलते हैं? लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है, मान लो आप भी टूथपेस्ट बेच रहे हैं। हाँ बेटा, हाँ चल, सारी जगह स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल होता है। आप मतलब टूथपेस्ट एक नेचर हो गया, दंतमंजन, लेकिन आप दंतमंजी का मतलब एक्स बंदा क्या बेच रहा है? दंतकांति बेच रहा है। मैं सेंसोडाइन बेच रहा हूं, कोई सिबाका बेच रहा है, कोई क्लोजअप बेच रहा है, कोई कोलगेट बेच रहा है, लेकिन है सब क्या? टूथपेस्ट ही तो है। सारी चीज क्या है? टूथपेस्ट। तो ऐसी चीज जो नेचर तो सेम है, लेकिन प्रोडक्ट क्या है सबके पास? शेप, कलर, साइज, डिजाइन सब क्या है? अलग अलग है। तो ऐसी मार्केट को बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक। क्या बोलते हैं? उसके बाद पूरे बाजार में सिर्फ सामान मैं ही बेच रहा हूं। मान लो पूरी मार्केट में एक मार्केट है, उस मार्केट में सिर्फ सामान बेचने वाला मैं हूं। जब बेचने वाला एक होता है तो उसे बोलते हैं मोनोपोली, यानी उसकी बंदे की क्या चल रही है? मोनोपोली, यानी इकलौता राज कर रहा है। उसके बाद बेटा कुछ ही लोग होते हैं, मान लो ज्यादा लोग नहीं है। जैसे कार बनाने वाली कंपनी अगर मैं बात करूं, कितनी कंपनी होगी? गिनी चुनी कंपनी होगी, ज्यादा तो नहीं होगी। तो ऐसी मार्केट जिसमें पैसा ज्यादा लगता है, लोग कम होते हैं, बेचने वाले लोग क्या है? एक तो है नहीं, एक होगा तो क्या होगा? मोनोपोली। बहुत सारे होंगे और सबके पास अलग अलग प्रोडक्ट होगा तो मोनोपोलिस्टिक। बहुत सारे होंगे और सब सब्जियां बेच रहे हो या एक जैसा सामान बेच रहे हो तो परफेक्ट कंपटीशन। कुछ हो और सबका प्रोडक्ट डिफरेंट हो तो उसे बोलेंगे ओलिगोपोली। क्या बोलेंगे? लेकिन यहां पर आपको अभी समझना नहीं है, बस ये मान के चलो मार्केट कितनी प्रकार की होते हैं बाजार? 4। इसका पूरा चैप्टर कहां पर है बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। चैप्टर का पूरा नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। उसमें हर एक मार्केट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहां तो सिर्फ मैंने क्या बताया आपको? सिर्फ मीनिंग। वहां पूरी एक एक मार्केट के बारे में हम फीचर भी पढ़ेंगे, उसके ऊपर बने हुए क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, लेकिन कहां पर? माइक्रो में। क्लियर है बेटा यहां पर? ठीक। 5th, प्राइस एनालिसिस। और मैं बता दूं माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है? प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है? प्राइस थ्योरी। पूरी माइक्रो में जनरली फोकस किस पर रहता है? कुछ भी हो, चाहे बाजार हो, बाजार में भी चीजें क्यों खरीदने जाएंगे? जब हमें उसका क्या पता होगा? प्राइस। कोई चीज हमें बनानी है, क्यों बनाएंगे? जब हमें उसका क्या पता होगा? प्राइस। क्या चीज कितने रुपए में बेचनी है, उसके लिए भी हमें क्या पता होना चाहिए? प्राइस। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है? प्राइस थ्योरी। यानी पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस, और प्राइस किस में डिनोट होता है बेटा? नंबर्स में। प्राइस किस में डिनोट होता है? नंबर्स में। और नंबर्स की बात करूं तो स्टैटिस्टिक्स। वेरी गुड बेटा। 6th, मैथमेटिकल रिलेशन। और ये मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था कि स्टैट्स का मैथ्स के साथ क्या है? रिलेशनशिप। स्टैटिस्टिक्स का चचेरी बहन ऑफ, लिखकर नहीं आएंगे आप चचेरी बहन, ठीक है? आपसे लिखेंगे देयर इज अ न्यूमेरिकल रिलेशन विथ मैथ्स, क्योंकि स्टैट्स जो निकल कर आई है वो किससे निकल कर आई है? यानी स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथ्स। मैथ्स की ही एक छोटी बहन है। क्लियर है बेटा यहां तक? यहां तक बात क्लियर हो गई बेटा? हां सर क्लियर हो गई। जल्दी उतारिए। फिर देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया बेटा? फीचर्स पढ़ लिए। क्या क्या पढ़ा? फीचर्स पढ़ लिए, फंक्शंस पढ़ लिए एंड यूजेस पढ़ लिया। यानी सारी अच्छी अच्छी बात हमने कर ली। सारी अच्छी अच्छी बात हम लोगों ने कर ली। अब करेंगे गंदी बात, यानी लिमिटेशन। स्टैट्स की क्या पढ़ेंगे बेटा? लिमिटेशन। शाहिद कपूर वाली गंदी बात नहीं करेंगे बेटा, हम स्टैट्स की गंदी बात करेंगे कि स्टैट्स के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं
उनकी बात करेंगे। जल्दी से मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं या 1 मिनट दे रहा हूं, कॉपी करें बेटा इसको। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स की अच्छी अच्छी बात करी। क्या क्या पढ़ा बेटा हमने? फीचर्स पढ़ा, और फीचर्स भी दोनों पढ़े। कौन कौन से? सिंगुलर भी और, लेकिन मैं क्या कह के चलता हूं बेटा, सिंगुलर को क्या मानिएगा आप? स्टेजेस मानिएगा, क्योंकि एग्जाम में फिर भी क्या लिख कर आने? फीचर, प्लूरल वाले। उसके बाद बेटा हमने फंक्शंस पढ़े, फंक्शंस के बाद हमने इसके यूजेस पढ़े, और यूजेस भी किसमें पढ़े? सिर्फ इकोनॉमिक्स के यूजेस। अब बात करेंगे बेटा स्टैट्स की लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और लिमिटेशन बेटा फीचर से ही निकल कर आती है। ज्यादातर लिमिटेशन किससे निकल कर आती है? फीचर से रिलेटेड आती है। अगर मैं बात करूं तो हमने कहा था स्टैटिस्टिक्स किसमें डील करती है? टोटल में डील करती है। किसमें डील करती है? टोटल, यानी इंडिविजुअल में डील नहीं करती। नॉट स्टडी इन या नॉट स्टडी विथ इंडिविजुअल्स, यानी अकेले बच्चे के साथ या अकेले डाटा के साथ स्टैटिस्टिक्स का कोई लेना देना नहीं है। इंडिविजुअल ने आपका टेम्परेचर कितना है, आपके मार्क्स कितने हैं, इसमें कोई डील नहीं करती। हां, आपके मार्क्स कितने हैं, आपके फ्रेंड के मार्क्स कितने हैं, तो दो भी होंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन सिंगल डाटा में स्टैटिस्टिक्स डील नहीं करेगी। दूसरा फीचर हमने पढ़ा था बेटा कि स्टैटिस्टिक्स न्यूमेरिकली एक्सप्रेस है, यानी स्टैट्स को किसमें नोट एक्सप्रेस किया जाता है? नंबर्स में। लेकिन यहां पर मैं लिख दूं नॉट डील विथ, किसके साथ डील नहीं करती? क्वालिटेटिव फिगर्स। क्वालिटेटिव फिगर्स में डील नहीं करती। क्वालिटेटिव मतलब खासियत, आप बहुत होनेस्ट हैं, आप बहुत ब्यूटी है। आंचल कह रही है सर स्टैटिस्टिक्स टेल अस द ओवरऑल कलेक्शन ऑफ डाटा बट डज नॉट टेल अ सिंगल पर्टिकुलर डाटा फुल डिटेल। हाँ, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड आंचल। तो स्टैटिस्टिक्स ना तो क्वालिटेटिव में डील करती है, यानी किसी की खासियत को स्टैट्स में प्रेजेंट है। हां, गाय बहुत अच्छी है, गाय का कलर सफेद है, इसको स्टैट्स में प्रेजेंट नहीं किया ऐसा। हां, गाय की 4 टांगे हैं, गाय की 1 पूंछ है, गाय की 2 आंखें, तो इन नंबर्स हैं, इन नंबर्स को नोट किया जा सकता है, लेकिन तब नोट किया जाएगा जब दूसरा नंबर भी इसके साथ, यानी दूसरा पर्सन भी इसके साथ कंपैरिजन के साथ होगा। यानी किसी का कलर, किसी की ब्यूटी, किसी की होनेस्टी, इसको स्टैट्स में डील नहीं कर सकते। स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज, और मिसयूज कब होती है बेटा? अगर आप एक्सपर्ट ओपिनियन, कल पढ़ा था आपने, हमें किसकी ओपिनियन लेनी है? एक्सपर्ट की राय लेनी है। अगर हमने एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं ली, आपको स्टैट्स पढ़ना नहीं आता, कुछ फॉर्मूले नहीं आते, जब तक आपने मैंने फॉर्मूले नहीं सिखाए होंगे, तरीके नहीं सिखाए होंगे किस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, तो आप गलत सलत ही करके आओगे। तो स्टैटिस्टिक्स का क्या किया जा रहा है बेटा? गलत। इसे छोड़ो, अकाउंट्स के बच्चे आप सभी, अकाउंट्स में न्यूमेरिकली प्रेजेंट होती हैं सारी चीजें, खाते बनते हैं और न्यूमेरिकली प्रेजेंट होता है। क्या उसमें धोखाधड़ी नहीं हो सकती? मैनिपुलेशन कहते हैं उस वर्ड को, क्या कहते हैं? मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, या विंडो ड्रेसिंग कहा जाता है। एक अलग वर्ड होता है अकाउंट्स में, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मतलब खातों के साथ छेड़खानी करना। तो गलत किया जा सकता है, न्यूमेरिकल फिगर के साथ गलतियां की जा सकती हैं। एक और बता दूं मैं आपको, चेक देखा होगा आप सबने, चेक पर आपने देखा होगा अमाउंट ना नंबर्स में भी लिखा जाता है और फिगर्स में भी। मान लो 51,000 का चेक काटना है तो 51,000 लगा दिया और 51,000 पूरा नंबर में भी लिखा। मान लो किसी चेक पर
51,000 नहीं लिखा था, लेकिन 51,000 लिखा था। तो किसको मान्यता दी जाती है बेटा? जो फिगर में लिखा हुआ है, सॉरी जो वर्ड में लिखा है उसको मान्यता दी जाएगी, फिगर वालों को मान्यता नहीं दी जाएगी। ये कानून कहता है। इन दिस डाटा शुड बी होमोजीनियस, इफ हेटेरोजेनियस देन इट विल नॉट बी रिलेटेबल। ठीक है, कंपैरिजन के लिए चाहिए होता, कंपैरिजन के लिए बेटा। फोर्थ, ट्रू ओनली ऑन एवरेजेस, ट्रू ओनली ऑन एवरेजेस। सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, इस पॉइंट को मैं स्टार बना रहा हूं, थोड़ी देर में समझाऊंगा। इस पॉइंट को मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा बेटा। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स लॉज आर नॉट, या लॉज आर नॉट एग्जैक्ट। सारे लो जितने भी अभी पढ़ा था हमने यूजेस में, लो मतलब कानून। स्टैट्स के जो कानून है, सॉरी इकोनॉमिक्स के जो कानून है, वो कानून बन तो जाते हैं, लेकिन सारे कानून बढ़िया, कुछ ना कुछ उनकी क्या है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन तो जानते हो, यानी कुछ कमियां हैं, यानी हर जगह वो कानून एप्लीकेबल नहीं होता। तो जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो कानून पढ़ेंगे, और कानून की कुछ ना कुछ क्या पढ़ेंगे, लिमिटेशंस भी पढ़ेंगे। यानी जितने भी कानून हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स के, वो सारे कानून एग्जैक्ट नहीं हैं, सारे कानून एग्जैक्ट नहीं हैं। ठीक है बेटा। सिक्स्थ, डाटा शुड बी होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है बेटा? सिमिलर। होमोजीनियस का मतलब सिमिलर। मान लो बेटा मैंने आपकी हाइट ली, दूसरे का वेट लिया, तीसरे के मार्क्स लिए, और चौथे का ब्यूटी कलर ले लिया कि आप फेयर हैं, तो इसको डाटा होमोजीनियस है क्या? मैथ्स में भी आपने क्वेश्चन करे होंगे, अगर कोई चीज 1000 ग्राम में से 5 किलो माइनस, सॉरी 5 किलो में से 1000 ग्राम क्या करना है, हमें माइनस करना है। 5 केजी में से कितना माइनस करना है? 1000 ग्राम माइनस करना है। तो ग्राम को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? केजी में करना पड़ेगा। या केजी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? क्योंकि दोनों फिगर क्या होनी चाहिए, क्या किलोग्राम में से ग्राम माइनस कर सकते हैं? नहीं, हमें किलोग्राम को या तो ग्राम बनाना पड़ेगा, या ग्राम को क्या बनाना पड़ेगा, यानी जो यूनिट है, यूनिट क्या करनी पड़ेगी, हमें बराबर करनी पड़ेगी। हेट्रोजीनियस अलग होता है बेटा, हेट्रोजीनियस। डाटा होमोजीनियस होना चाहिए, हेट्रोजीनियस नहीं। हेट्रोजीनियस अलग होता है, हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट होता है, हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट होता है बेटा। तो क्या क्या पढ़ा बेटा हमने? इंडिविजुअल में डील नहीं करती, क्वालिटेटिव फिगर में डील नहीं करती, मिसयूज हो सकता है, उसके बाद लॉज एग्जैक्ट नहीं होते, डाटा क्या होना चाहिए, होमोजीनियस। एक पॉइंट रह गया एवरेज वाला। अब इसके लिए मैं कहानी सुनाता हूं बेटा, एक बहुत पुरानी कहानी है। एक बच्चा था बेटा, 2010 के बोर्ड एग्जाम दे रहा था। ये मान लो उसने बोर्ड एग्जाम दे दिए, 2020-21 की तरह तो नहीं बेटा बिना पेपर दिए पास कर दिए गए। 2010 में तो एग्जाम हुए होंगे, क्योंकि उस समय कोरोना सरोना नहीं था। इस बच्चे के पास बेटा एक फाइन आर्ट सब्जेक्ट था। उस फाइन आर्ट सब्जेक्ट में इस बच्चे के कितने मार्क्स आए? फॉर एग्जांपल 96 मार्क्स आए। उसके बाद इसके पास एक बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट था, बिजनेस स्टडीज में इसके 93 मार्क्स आए। एक इकोनॉमिक सब्जेक्ट था, इकोनॉमिक सब्जेक्ट में 91 मार्क्स आए। एक अकाउंट सब्जेक्ट था, अकाउंट सब्जेक्ट में 87 मार्क्स आए। उसके बाद बेटा एक इंग्लिश सब्जेक्ट था, इंग्लिश सब्जेक्ट में 81 मार्क्स आए। और बेटा इसने मैथ्स भी ले रखी थी, जिद कर रखी थी, अपने घर वालों से जिद करी और इसने मैथ्स ली। मैथ्स बस की नहीं थी इसके, लेकिन फिर भी ले ली स्वैग के साथ। लोगों से पूछा जाता क्या लिया तुमने, वो कहते थे कॉमर्स। और ये बच्चा कहता था तुमने क्या लिया, इससे पूछा जाए कि क्या लिया, कॉमर्स विद मैथ। अलग स्वैग होता था। और मैथ्स में इसके कितने मार्क्स आए? अब मुझे बताओ टॉप 5 की परसेंटेज जुड़ती है नहीं जुड़ती? इसकी परसेंटेज आ रही है बेटा 89.6%। कितनी आ रही है? अगर आप 5 सब्जेक्ट की परसेंटेज निकालेंगे तो 89.6 आएगी। लग रहा है ना बच्चा बढ़िया है, पढ़ने में क्या अच्छा है, लेकिन अगर मैं आपको मार्कशीट दिखा दूं तो आप बता दोगे नालायक का मैथ्स क्या है, कमजोर है। तो लेकिन एवरेज में देखो तो एवरेज क्या निकल के आ रहा है, बढ़िया आ रहा है। तो स्टैटिस्टिक्स हमेशा एवरेज में अच्छी होती है। अगर आप इंडिविजुअली प्रेजेंट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी कमजोरी कहां पर है। ये लोगों को दिख जाएगा कि बंदे का मैथ्स क्या है। इसलिए मैं बताता ही नहीं मैथ्स के मार्क्स। मैं मैथ्स के मार्क्स क्या कर लेता हूं, छिपा लेता हूं। टॉप 5 जुड़ते हैं ना।
हाँ बेटा, ये मेरी ही कहानी है बेटा, ये मेरे ही मार्क्स हैं। इकोनॉमिक्स में 91 मार्क्स थे बेटा मेरे। फाइन आर्ट्स तो ऐसे ले लिया था हमने, परसेंटेज बढ़ानी थी। जब हमें लगने लगा कि मैथ्स में हम फेल हो जाएंगे, डर लगता था मैथ्स से, लेकिन ले रखा था, तो हमने फाइन आर्ट्स ले ली। चलो फेल भी हो गए तो टॉप 5 में तो पास हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें थी। तो स्टैटिस्टिक्स किस में डील ट्रू होती है हमेशा? एवरेज में तो अच्छी लगती है, इंडिविजुअल में अच्छी नहीं लगती। क्लियर है बेटा यहां तक? निखिल कह रहे हैं मौज कर दी सर। हाँ अच्छा, मौज कर दी नालायक। 90% आते तो बुलेट मिलती बेटा यहाँ पे। चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही करते हैं, जल्दी से